प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों में स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की, प्रदेश में जनगणना कराने की मांग की। प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरू करने की घोषणा। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की समुचित उपलब्धता के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों में स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों योजनाओं से युवाओं को देश में रोजगार के काफी अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की जरूरत है और पीएम विश्वकर्मा योजना इस सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों की समृद्ध परंपरा को न केवल बनाए रखना है बल्कि उनका विकास करना भी है। बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर, उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, और उसको अगर सरल भाषा में कहना है तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है, और इसलिए इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना करोड़ों लोगों को बड़ी सहायता दे रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विश्वकर्मा भागीदार को आसानी से ऋण मिल सके। श्री मोदी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान भारत के शिल्पकारों और दस्तकारों के लिए है और इसका उद्देश्य उनको अपनी कला, क्षमता और उनके सामान की पहुंच बढ़ाने के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश में जनगणना कराने की मांग की है। श्री बघेल ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नागरिकों को केंद्र की योजना का बेहतर लाभ दिलाने के लिए जनगणना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कोयले में बढ़ी हुई पेनल्टी की रॉयल्टी और जीएसटी पर भी चर्चा की। कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और एक तो जनगणना जिसके कारण से जो लोगों को सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। दूसरा आरक्षण के मामला है, यदि आरक्षण होगा, हमारे कहीं संख्या बढ़ी तो उसके आधार पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो ये महत्वपूर्ण विषय था। और दो तीन तो पुराने विषय थे जीएसटी को लेकर। दूसरा जो कोयला का मामला है, एक नया मुद्दा जो बजट में हम लोग शामिल किए हैं, दुर्ग से रायपुर दुर्ग मेट्रो के लिए, तो उसके लिए भी मैंने
अनुरोध किया कि हमको मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि होली पर अपने भिलाई निवास में उन्होंने साथियों के साथ रंग गुलाल खेला और ढोल नगाड़ों के साथ फाग गीत भी खूब गाए। इस आयोजन का वीडियो प्रधानमंत्री ने भी देखा और इसका जिक्र मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह योजना प्रदेश के बाल गृहों से बाहर जाने वाले बच्चों के भावी जीवन के लिए सही राह दिखाकर उन्हें स्वावलंबन में मदद करेगी। इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बाल संप्रेषण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुए पुनर्वास योजना बनाई गई है। योजना के तहत बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाओं को पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने के लिए राज्य सरकार सहयोग देगी। पहले पुनर्वास केंद्र से बाहर जाने वाले कई बच्चों के सामने आवास और रोजगार सहित समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर आगे बढ़ने में कई तरह की दिक्कतें आती थीं। इन परिस्थितियों में कई बार बच्चे अपराध की ओर भी अपने कदम बढ़ा लेते थे। पुनर्वास योजना में बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए जरूरी आर्थिक सहायता की व्यवस्था, रोजगार सुनिश्चितता, आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। विकास की राह में चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। कोरोना महामारी और अब रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद भी विकास के अन्य मानकों जैसे सरकारी व्यय में वृद्धि, राजस्व और GST संग्रह में तेजी से साफ पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की दिशा में तेजी से अग्रसर है। 10 मार्च तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.68 लाख करोड़ के पार हो गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 23% अधिक है। वहीं शुद्ध कर संग्रह 13.7 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक है। ये सरकार की स्थिर नीतियों का परिणाम है कि कर संग्रह में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के नवगठित मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले के 20 युवाओं को दक्षिण भारत के कोयम्बटूर शहर के घूमने का मौका मिला है। उन्हें यह मौका भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा दिया गया है। जिले के खड़गांव निवासी इन 20 आदिवासी युवाओं में भ्रमण को लेकर बेहद उत्साह है। उनका कहना है कि भ्रमण के दौरान उन्हें तमिलनाडु की संस्कृति और सभ्यता को जानने और समझने का मौका मिलेगा। 14 ट्रैवल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए तमिलनाडु कोयम्बटूर जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे क्षेत्र से जा रहे हैं जो पहली बार मतलब एकदम नक्सल प्रभावित एरिया से जा रहे हैं। तो हम लोग का यही वो रहेगा कि सोच वहाँ अच्छे चीज़ देखे, अच्छे चीज़ मतलब भ्रमण करें और मतलब सीख कर आए यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर,
कि आज हमें नेहरू युवा केंद्र और बटालियन की सहायता से हमें एक नए जगह, एक नए राज्य घूमने को मिल रहा है और वहाँ के परिवेश, वेशभूषा, आचार विचार जानने को मिल रहा है कि हम एक छोटे से खड़गांव के हैं और एक सुदूर जंगल वन से हैं, हम उतना दूर जा रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं अपन एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र से है, जो आज हमें एक इतना मौका मिले कि आज बाहर स्टेट घूमने जा रहे हैं। अपन एक आदिवासी हैं और बहुत सीखने को मिलेगा वहाँ जाकर, अपना भी संस्कृति को वहाँ जाकर बताएंगे और बहुत उत्साहित भी है। वहीं आईटीबीपी 44वीं वाहिनी के सेनानी अशोक कुमार ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि आईटीबीपी एक तरफ जहां माओवादियों से लोहा ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रही है। कह सकते हैं कि जैसे युवा एक जो शक्ति है, उस युवा शक्ति को अपने बारे में पता लगे कि हम क्या हैं, हमारा योगदान देश के लिए क्या हो सकता है, और एक विविधता में जो एकता है, वो जो मोटिव है, हम सबका मोटिव है, उसमें एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के राज्य में जाएं, एक दूसरे की संस्कृति को पहचानें और वहाँ पे क्या अच्छे कार्य हो रहे हैं, क्या उनके हम सीख के आ सकते हैं, ताकि यहाँ पे जीवन यापन लोगों का ऊंचा उठ सके। क्योंकि युवा शक्ति जब तक विकसित नहीं होगी, तब तक हमारा देश, हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा देश भी विकसित होगा। मानपुर ब्लॉक जो है, राजनांदगांव में जिला मानपुर ब्लॉक है, उसके बच्चे हैं जो कि 10 बच्चियाँ और 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, वो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और युवा हैं, एक शक्ति से ओतप्रोत हैं। और वो बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं उस आधार पर कि ज़्यादा इंटीरियर में आदिवासी इलाके के बच्चे आएँ, ताकि वो मुख्य धारा से देश की जुड़ सकें और देश के और अपने खुद के उसमें योगदान दे सकें अपनी उन्नति में। 7 दिवसीय इस भ्रमण के दौरान नेहरू युवा केंद्र के लोग इन 20 युवाओं के साथ रहेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने आने वाले गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। आने वाले महीनों में विशेष रूप से अप्रैल और मई के दौरान बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तर पर ठोस उपाय किए जा रहे हैं। की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो तकरीबन 7% की दर से ग्रो कर रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो, वो भी मांग के अनुरूप। $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रतिवर्ष पावर डिमांड भी 10% की दर से बढ़ रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आकलन पर नजर डालें, 2023 में बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जो अब तक की सर्वाधिक मांग होगी। बिजली की इस मांग की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुआयामी रणनीति तैयार की है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मिलकर गर्मी के मौसम में बिजली की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की है। इसी के तहत देश के सभी विद्युत संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि कोयला आधारित पावर प्लांट का रखरखाव पहले से ही कर लिया जाए। साथ ही बिजली कंपनियों से कहा गया है कि लोड शेडिंग नहीं होने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। वहीं रेल मंत्रालय ने बिजली के लिए जरूरी कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त रेक उपलब्धता सुनिश्चित की है। अनुमान है कि अप्रैल 2023 में बिजली की सर्वाधिक मांग रहने वाली है। बिजली की मांग में उस समय कमी आती है जब देश के दक्षिणी भाग से मानसून शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे देश में पहुंच जाता है। लेकिन गर्मी के इस 3 महीने में बिजली की मांग को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने बिजली कंपनियों और सभी हितधारकों से कहा कि वे आने वाले महीनों के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सभी कार्रवाई समय रहते सुनिश्चित कर लें। कोयला आधारित संयंत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 16 मार्च 2023 से पूरी क्षमता से काम चालू कर दें। साथ ही कोयला आधारित संयंत्रों में कोयले का समुचित भंडारण की व्यवस्था हो। इसी के मद्देनजर भारतीय रेल कोयले की आपूर्ति के लिए पर्याप्त रेक उपलब्ध कराएगा। रेल मंत्रालय ने CIL, GSS और अपने स्वामित्व वाले कोयला ब्लॉकों को विभिन्न सहायक कंपनियों को 418 रेक उपलब्ध कराने पर मंजूरी दे दी है। वहीं कोयले की और मांग बढ़ने पर भारतीय रेल रेकों की संख्या में इजाफा भी करेगी, ताकि बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक बना रहे। इसके साथ साथ गैस आधारित बिजली प्लांट का इस्तेमाल किया जाएगा। NTPC को निर्देश दिया गया है कि अप्रैल मई में 5000 मेगावाट वाले गैस आधारित बिजली संयंत्र चालू करे। गर्मियों के महीनों के दौरान गैस की आवश्यक आपूर्ति के लिए गेल ने पहले ही विद्युत मंत्रालय को आश्वस्त कर दिया है। कोयला आधारित नए संयंत्रों के जरिए 2920 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके तहत मार्च 2023 में ही इन संयंत्रों को चालू कर दिया जाए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।